नमस्कार। 5 मिनट स्टडी के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे चलते हैं इतिहास के एक ऐसे सफर पे जहां रेतीले मैदान हैं, विशाल किले हैं और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी थी। इस 3D स्टाइल वाले सफर में हम डिकोड करने वाले हैं मध्यकालीन राजस्थान के उन बड़े साम्राज्यों को। हम जानेंगे कि आखिर उन राजाओं ने बिना आज जैसी सरकारों के अपना राजकाज कैसे चलाया। आप सोचिए जरा, ना कोई आधुनिक तकनीक, ना इंटरनेट और ना ही आज जैसी कोई जटिल सरकारी मशीनरी। ऊपर से भूगोल ऐसा कि जिंदगी और मौत हर कदम पर एक चुनौती बन जाए। ऐसे विशाल और उलझे हुए इलाकों पर कोई राज कैसे कर सकता है, वो भी सिर्फ खून के रिश्तों, भाईचारे और वफादारी के दम पर। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं उस दौर की मास्टर स्ट्रैटेजी को। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द टेंट ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे का तंबू। ये वही अनूठा मॉडल है जिसने राजपूत शासन की नींव रखी। अब देखिए, जब भी हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की बात सुनते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले यूरोप आता है। वहाँ का सिस्टम बड़ा सीधा था, मास्टर और सर्वेंट, यानी मालिक और नौकर का रिश्ता। लेकिन राजस्थान में यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ का सामंतवाद पूरी तरह से भाईचारे पर टिका था। यहाँ राजा अपने सामंतों को नौकर नहीं बल्कि अपना छोटा भाई और राज्य का हिस्सेदार मानता था। एकदम अलग डायनामिक है ना? इस पूरे सिस्टम को ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ा शाही टेंट हो। राजा उस टेंट का बीच वाला सबसे मेन खंबा है, ठीक है? लेकिन जो सामंत हैं, जो राजा के ही भाई बंधु हैं, वो उस टेंट को चारों तरफ से सहारा देने वाले साइड के जरूरी खंबे हैं। अगर राजा ने सोचा कि मैं इन साइड वाले खंभों को उखाड़ फेंकूं तो क्या होगा? पूरा का पूरा टेंट भरभरा कर गिर जाएगा। इसीलिए उनका आपस में मिलकर चलना बिल्कुल जरूरी था। और इसी व्यवस्था से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन शब्द है जागीर। ये फारसी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जा और गीर। पर ध्यान दीजिएगा, जागीर देने का मतलब किसी को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा थमा देना नहीं था। ये दरअसल उस जमीन से टैक्स वसूलने का कानूनी हक था। एक तरह से राजा अपनी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन अपने सामंतों को सौंप रहा था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द किंग्स इनर सर्कल। रेतीले मैदानों से अब हम सीधे राजमहल के इन शानदार 3D दरबारों की ओर चलते हैं। अब इन शाही गलियारों में काम कैसे होता था? यहाँ प्रधान सभी मंत्रियों का बॉस होता था, किसी आज के मुख्यमंत्री की तरह। बख्शी पूरी सेना का सुप्रीम कमांडर था और सूचनाओं के मास्टर को कहते थे वाकया नवीस। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पोस्ट थी खानसामा की। ये शाही रसोई का हेड होता था। सोचिए, जो शख्स हर रोज खाना चखकर राजा को जहर से बचा रहा है, उसकी वफादारी का लेवल क्या होगा? वो इतना भरोसेमंद हो जाता था कि कई बार उसे प्रमोट करके सीधा वित्त मंत्री ही बना दिया जाता था। सच में एकदम गेम चेंजर। पर एक सवाल उठता है, सेना तो बॉर्डर पे लड़ रही है, तो कैपिटल के अंदर शांति कौन रखेगा? इसके लिए था कोतवाल, जो आज के पुलिस अधिकारी जैसा काम करता था, शहर को अंदर के खतरों से बचाना। और सेना को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन मिलिट्री स्टाफ थे, उन्हें मैनेज करने वाला होता था शिकदार। ये लोग वो अहम पहिए थे जो बिना शोर मचाए पूरी राजधानी को सेफ और रनिंग रखते थे। चलिए महल से बाहर निकलते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है लैंड्स ऑफ द रेल्म। इस नक्शे के जरिए देखते हैं कि राज्य की जमीन आखिर बढ़ती कैसे थी। जमीन को बांटने का ढांचा बड़ा ही सुलझा हुआ था। पहली थी खालसा। ये डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में होती थी और इसका पूरा टैक्स सीधा शाही खजाने में जाता था। फिर आती थी जागीर, जो सामंतों के पास थी। भोम वो जमीन थी जो शहीदों और सैनिकों के परिवारों को दी जाती थी, उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में, वो भी एकदम टैक्स फ्री। और आखिर में शासन या माफी, जो मंदिरों और ब्राह्मणों को मिलती थी। यहां भी कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन इन सब में एक जमीन ऐसी थी जिसे सबसे पवित्र माना जाता था, चरणोत या गोचर। ये गांव के जानवरों के चरने की पब्लिक जमीन थी। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा अलिखित नियम क्या था? खुद राजा भी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। अगर किसी राजा ने गांव वालों की जमीन को छीना तो समझिए उसने अपनी सारी मॉरल अथॉरिटी, अपनी पूरी इज्जत हमेशा के लिए खो दी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से पर, फ्यूलिंग द किंगडम। क्योंकि भाईचारे का तंबू हो या बड़े बड़े किले, बिना आर्थिक ईंधन के तो कुछ नहीं चलेगा ना। एक सामंत होना सुनने में बड़ा शानदार लगता है, पर इनका रूटीन काफी टफ था। नया सामंत बनते ही सबसे पहले अपने पूर्वजों की जगह लेने के लिए तलवार बंधाई यानी उत्तराधिकार टैक्स चुकाना पड़ता था। फिर हर साल जमीन का टैक्स, जिसे रेख कहते थे, वो जमा करो।
शांति के वक्त राजा के महल में जाकर सर्विस दो, जिसे चाकरी कहा जाता था, और जब भी युद्ध का बिगुल बजे तो बिना सोचे अपनी सेना लेकर राजा के साथ मैदान जंग में खड़े हो जाओ। वैसे टैक्स के मामले में इनका अप्रोच बड़ा प्रैक्टिकल था। एक था पट्टा रेख, यानी वो अनुमानित टैक्स जो कागज पर लिख दिया गया। लेकिन राजस्थान का सूखा और बंजर जमीन हमेशा इस अंदाजे के हिसाब से तो फसल नहीं देगी ना। इसलिए रेगिस्तान की कड़वी सच्चाई को देखकर जो असली टैक्स राजा के पास जमा होता था उसे भरत रेख कहते थे। कागजी हिसाब और जमीनी हकीकत का ये अंतर वाकई दिलचस्प था। अब इतनी अटूट वफादारी के बदले सामंतों को सिर्फ जमीन थोड़ी मिलती थी, उन्हें मिलता था टॉप क्लास शाही सम्मान। इसके 3 मुख्य लेवल थे। पहला था ताजीम, जब सामंत दरबार में आए तो राजा उसके सम्मान में खड़ा हो जाता। दूसरा था बांहपसा, इसमें राजा उनके आने और जाने दोनों वक्त खड़ा होता। और तीसरा सबसे बड़ा सम्मान हाथकुर्ब, जिसमें राजा आगे बढ़कर सामंत के कंधे थपथपाता और उसे गले से लगा लेता। यह इस बात का सबूत था कि वो इंसान राजा का सबसे खास आदमी है। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, द व्हील्स ऑफ जस्टिस। आखिर बिना लंबी कागजी कार्रवाई और आज के कोर्ट्स के ये समाज अपने विवाद कैसे सुलझाता था? सच कहूं तो उस दौर का न्याय बड़ा ही तेज और सस्ता था। छोटे मोटे विवाद तो गांव या जाति की पंचायतें ही निपटा देती थी। खालसा जमीनों पर हाकिम और जागीरों में सामंत एक जज की तरह काम करते थे। लेकिन मौत की सजा या सबसे सीरियस क्राइम्स, इसका फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ राजा के पास था। आज के लंबा समय लेने वाले कोर्ट कचहरी से यह सिस्टम बिल्कुल अलग था। इस पूरे न्याय सिस्टम में एक ऐसी छूट थी जो सच में हैरान करती है, शरण का अधिकार। कुछ सबसे ताकतवर सामंतों के पास ये अल्टीमेट पावर थी कि अगर उन्होंने किसी को अपनी शरण दे दी तो वो इंसान राजा के कानून से भी अछूता हो जाता था। फिर उस पर राजा भी हाथ नहीं डाल सकता था। ये दरअसल उस सामंत की जुबान और उसकी पावर की एक पक्की गारंटी थी। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार समझने के लिए कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक ऐतिहासिक किसान के इस गहरे विचार को सुनिए। भूम को धनी तो मैं छो, भोग को धनी राजा। यानी सिद्धांत रूप से जमीन मेरी है, लेकिन उसके टैक्स पर अधिकार राजा का है। मध्यकालीन लैंड ओनरशिप का ये इतना गहरा और टिकाऊ लॉजिक है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। तो सोचिए, क्या भाईचारे और ड्यूटी पर टिका वो पुराना सिस्टम आज के आधुनिक प्रशासन को कुछ सिखा सकता है? आखिर बिना डेटा और इंटरनेट के भी उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य सदियों तक कैसे सफलता से चलाए? इस सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। नए विचारों की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।